वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस पड़ाव में हम शामिल करते हैं आपके सवाल हमारे शो में। पंकज मटपाल MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, प्रणति कोडीचेरला मेरे साथ जुड़ गई हैं। 22 साल की हैं प्रणति और अपना सवाल हमसे पूछना चाहती हैं। प्रणति, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हेलो, गुड इवनिंग, आई एम फाइन। हैदराबाद से बोल रही हैं आप? यस, मैं हैदराबाद से हूँ। क्या करते हो प्रणति? मैं अभी जस्ट नाउ आई एंटर्ड द वर्कफोर्स, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करती हूँ। ओके, ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस। अभी भी आप इंटर्नशिप कर रही हैं या इंटर्नशिप पूरी हो गई है? इंटर्नशिप पूरी हो गई है, मैं नेक्स्ट मंथ फुल टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। वेरी नाइस। चलिए, मुझे लगता है आपने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे हैं जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, है ना? कुछ बताइए। हाँ, तो मेरा जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड है 4 लाख का, वो अभी मैंने बस सेविंग्स अकाउंट में रखा है और अगले महीने से मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ की इनकम होगी एंड खर्चों के बाद। तो आई वांट एडवाइस कि कैसे मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकूं ताकि लॉन्ग टर्म में टैक्स बेनिफिट्स भी मिले। और मैंने अभी तक तो एक PPF अकाउंट ओपन किया है। आई प्लान टू इन्वेस्ट 10 to 12,000 पर मंथ उसमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड हो, कौन सा परसेंटेज ऑफ माई इनकम शुड आई इन्वेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ताकि अच्छा डाइवर्सिफाइड और अच्छे रिटर्न हो। प्रणति, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चुना अपना सवाल भेजने के लिए और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का हमें मौका दिया, हमें अवसर दिया। आपका सवाल इंटरेस्टिंग बहुत सारे मायनों में है। सबसे पहले तो ये कि आपने इंटर्नशिप की स्टाइपेंड को इकट्ठा करके रखा है और उसे आप निवेश करना चाहती हैं। अब आपकी कमाई में से आपने निर्धारित कर लिया है कि आपको कितना पैसा निवेश करना है। आपने अपने सवाल में बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको किसी भी लॉक इन प्रोडक्ट में फिलहाल अपने पैसे नहीं डालने हैं। शॉर्ट टर्म से ज़्यादा तवज्जो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देना चाहती हैं, ये बात भी बहुत अच्छी लगी है। गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स की ओर भी आपका रुझान है। क्या आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई पढ़ाई करती हैं? नॉलेज गैदरिंग आपकी कहाँ से होती है प्रणति? तो बेसिकली माय डैड आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो मेरे डैड से है। बाकी आई लाइक टू रिसर्च ऑन माय ओन, इंटरनेट से पढ़ के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। ओके, चलिए, मुझे ये बात भी अच्छी लगी, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने के बावजूद भी सलाह आपने हमसे ली, हमारे एक्सपर्ट से ली। ठीक है, तो आप इंस्पिरेशन है तमाम व्यूवर्स के लिए और ख़ासतौर से विमेन व्यूवर्स के लिए, महिला निवेशकों के लिए जो कि इस राह पर चलना चाहती हैं। तो हमारा सहयोग बिल्कुल आपके साथ है इस पर। विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके पास है प्रणति का ये सवाल, तो बताइए कैसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं? जी बिल्कुल प्रणति, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी। आपने बहुत टाइम पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दी और अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो उसके अपने एक बेनिफिट्स होते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल्सो फॉर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। सेकेंडली, आपने पूछा है कि आपको पैसे कैसे डाइवर्सिफाई करने हैं। तो मेरे हिसाब से एज अ थंब रूल, अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो हम पॉपुलरली कहते हैं कि 10 रुपीज आपके गोल्ड में होने चाहिए, 100 माइनस योर एज आपका इक्विटीज में होना चाहिए और बाकी का डेट में होना चाहिए। तो ब्रॉडली देखें तो 10 रुपीज अगर आप जो गोल्ड में लगाते हैं तो वो उसको ज्वेलरी को काउंट नहीं करते हैं हम इसमें, क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते हैं। तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं और एडिशनली सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल और आफ्टर 7-8 ईयर्स आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा और जो गोल्ड में एप्रिसिएशन होती है वो भी आपको मिलेगा। तो गोल्ड का जो 10 रुपीज है उसको भी आप विद इन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फिजिकल में और गोल्ड बॉन्ड्स में। अब इक्विटीज पे आते हैं। इक्विटीज क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है और एक ह्यूज कॉर्पस बनाने में मदद कर सकती है, तो आप इसको भी विद इन इक्विटीज भी आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो आप मेजरली 40 to 50% लार्ज कैप में रखें, 20-25% मिड कैप में और 20-25% स्मॉल कैप में, बिकॉज एज आपकी साइड है तो आप अभी थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं।
तो मैं जो कुछ फंड्स का नेम सजेस्ट करूंगा, तो उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये 4-5 फंड्स आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, जो भी आपका मंथली सैलरी बचेगा आफ्टर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर 1 लाख है तो 20,000 ईच इन 5 फंड्स, या फिर 50,000 है तो 10,000 ईच इन 5 फंड्स। रिमेनिंग आपने पूछा कि टैक्स सेविंग भी करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने पीपीएफ में ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है तो डेट वाला पोर्शन पीपीएफ में आ जाता है, वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10-15,000 आपने सोचा है, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो काफी चंक तो पीपीएफ से निकल जाएगा। रिमेनिंग आप ईएलएसएस फंड ले सकते हैं म्यूचुअल फंड का, जिसमें कि कोटक का टैक्स सेवर फंड या फिर एसबीआई का लॉन्ग टर्म सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको टैक्स सेविंग का एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए आपको मेडिक्लेम कंसिडर करना चाहिए अंडर सेक्शन 80D, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आपको ओवर एंड अबव अंडर सेक्शन 80C में 50,000 रुपीज का टैक्स रिबेट मिलेगा, और ये एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान है, और इसमें इक्विटी में भी पैसा लगता है, तो डाइवर्सिफाइड है उसमें ऑलरेडी पोर्टफोलियो, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। बाकी जो 4 लाख रुपए है आपका, जो इंटर्न से आपने हार्ड अर्न करके कमाया है, वो आप इन्हीं फंड्स में 1-1 लाख ईच डिवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि कितना बैंक में होना चाहिए और कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एज अ थंब रूल आपका 6 मंथ्स का जो मंथली एक्सपेंस है वो आप लिक्विड फंड्स में या फिर सेविंग बैंक में रख सकते हैं। और मिनिमम, प्लीज आई एम पुटिंग दिस वर्ड्स इंपॉर्टेंटली, मिनिमम 30% of gross income you should start investing. So maximum could be 40%, 50% also, you have to decide that, but minimum 30% you should start saving as soon as possible. So I think if you decide this strategy, I'm sure आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कॉर्पस होगा और वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है। ऑलराइट प्रणति, मेरे ख्याल से काफ़ी इलैबोरेट तरीके से आपको सलाह समझाई गई है। कोई और सवाल आपको पूछना है विश्वजीत जी को? बस हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रणति, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और पंकज जी से सवाल पूछना चाहते हैं भूषण पारिक, जो मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार भूषण जी, क्या हालचाल? ब्रिजभूषण जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार जी, मैं इंदौर से बोल रहा था। ओके। मेरा ये सवाल है कि ये लाइफ इंश्योरेंस में एक फैमिली के अंदर मान लो 4 जने हैं, तो चारों का अलग 2.5 लाख रुपए से या 3-3 लाख रुपए से लें, क्या टोटल 10 लाख का एक साथ में ले लेना चाहिए? आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। घर में कितने कमाने वाले हैं सर? है जी, एक मेंबर है। ऑलराइट, सो अब ऐसे में आपका मकसद निवेश करने का है इनके लिए, है ना? मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से है मैडम। तो जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस को लेकर फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है, और ये तो मेरे ख्याल से पंकज जी आपको समझाएंगे विस्तार से। लेकिन अगर आप उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस ना सही, लेकिन अगर निवेश रणनीति आपको सुझाई जाए उनके नाम पर जो आप शायद पैसे लगाना चाहें, क्या ये आपके लिए सही होगा? क्या इसमें आप इंटरेस्टेड होंगे? मैडम, उसके बारे में तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। चलिए, कोई बात नहीं, आपने सवाल जो पूछा है पहले इसका जवाब ले लेते हैं। तो पंकज जी, ब्रिजभूषण जी, मुझे थोड़ा सा फैमिली आपसे जानना है। कविता, मैं थोड़ा सा और इनसे चाहूंगा क्लैरिफिकेशन। मुझे लग रहा है कि ब्रिजभूषण जी को थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में कंफ्यूजन है। तो ब्रिजभूषण जी, मुझे एक बात बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस ये होता है कि यदि जिस व्यक्ति के पास वो पॉलिसी है, जिसका लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर अगर वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब उस केस में खर्चे के लिए मदद मिलती है। तो आपको किस तरह के इंश्योरेंस की जरूरत है, किस तरह का इंश्योरेंस आप चाहते हैं?
मेरा मेडिक्लेम के हिसाब से संबंधित था मेरा सवाल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सही है। तो मैं भी और समझ रहा था, चाहिए। आपने लिखा लाइफ ठीक है, इंश्योरेंस जी। है, लेकिन आपकी इच्छा है मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की। तो ऐसे में, क्योंकि फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं जिसमें एक ही पॉलिसी में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे कवर हो सकते हैं, तो ब्रजभूषण जी बिल्कुल आप फ्लोटर पॉलिसी ले लीजिए। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि 2-2 लाख या 2.5 लाख अलग अलग लेने की बजाय अगर आप 8 से 10 लाख का कवर लेते हैं और उसमें हस्बैंड, वाइफ और आपके दोनों बच्चे कवर हो, तो ये बेटर रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो जो सम इंश्योर्ड है वो लिमिटेड होता है। मान लीजिए 4 फैमिली मेंबर्स का 2.5 लाख का कवर है और किसी एक व्यक्ति को पूरे साल में 2.5 लाख से ऊपर की जरूरत पड़ गई और दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप एक व्यक्ति का कवर दूसरे में नहीं ले पाओगे। पर अगर फ्लोटर प्लान है तो इसका मतलब यह है कि उस 10 लाख के सम इंश्योर्ड में फैमिली के सभी मेंबर्स कवर हो जाते हैं। पूरा 10 लाख एक क्लेम कर ले या सब मिलाकर क्लेम कर ले। तो आपने जैसा कहा, बिल्कुल मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फ्लोटर प्लान लीजिए। और मैं आपको 1-2 प्लान के नाम भी बता देता हूं यहां पर। मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं उसमें आदित्य बिरला का एक्टिव हेल्थ अच्छा है, और साथ ही दूसरा आप स्टार हेल्थ का स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप जैसा मैंने कहा आदित्य बिरला या फिर स्टार हेल्थ की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है फ्लोटर पॉलिसी, वो आप ले सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट भूषण साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी नोट पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए। Focusing on customer insights is the key to increasing market share. And it's crucial that we learn from the leaders with the leading specialized MBA course, 40 plus CEOs to train and groom you from Bennett University. So, dream big. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सवाल जवाब का सिलसिला हम अब यहां सर और कंटिन्यू करते हैं। पंकज मटवाल के लिए अजय अग्रवाल सवाल पूछना चाहते हैं। अजय जी नमस्कार, क्या हालचाल आपके? नमस्कार जी, अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं आसाम से बोल रहा हूँ, डिब्रूगढ़ आसाम से। अच्छा, सब ठीक ठाक वहाँ पर? सब ठीक है। बताइए, आपके पास 11 म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं देख सकती हूँ, जो जानकारी के तौर पे आपने हमें भेजा है। सर ये बताएं, आप इन फंड्स में कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं जनवरी 2021 से ही। जनवरी 2021 से ही, अच्छा अच्छा। चलिए, किस लक्ष्य हेतु आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1 करोड़ आपने कहा है कि आपको इकट्ठा करने हैं, लेकिन वो कब तक इकट्ठा होंगे आपको जानना है। कोई खास लक्ष्य है 1 करोड़ से जुड़ा हुआ जो आपको पूरा करना है? रिटायरमेंट के लिए। कब तक रिटायर हो रहे हैं आप? 10 साल के अंदर में हो जाऊंगा। तो मतलब आपको 10 साल में 1 करोड़ चाहिए ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, पंकज जी आपके पास आऊँगी मैं। तो 11 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और मेरे ख्याल से अजय अग्रवाल उन निवेशकों में से ही हैं जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान अपनी निवेश रणनीति की शुरुआत की है। और बताइए मुझे, निवेश 10 साल में 1 करोड़ के लिहाज से क्या पर्याप्त है? इस निवेश राशि को क्या बढ़ाने की ज़रूरत है? कुछ फंड्स जिनमें से शायद आप इनको निकलने की सलाह भी देना चाहें। बिल्कुल, देखिए अजय जी, ऐसा है कि आपने बहुत सारे फंड ले लिए हैं, लेकिन अच्छी बात है, शुरुआत तो की है कम से कम। अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ठीक करने का समय आ गया है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, यदि महीने का जो आपने अभी हिसाब किताब दिया है 29,000 पर मंथ यदि आप SIP कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम 12% से कैलकुलेट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटी नहीं होते, पर इक्विटी स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो 12% का CAGR अगर हम लेकर चलें तो करीब 13 साल लग जाएंगे आपको 1 करोड़ जुटाने के लिए।
और यदि आपको 10 साल में करने हैं तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को करीब 10% से बढ़ाते रहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो 10 साल में पूरा हो जाए। इसके लिए आपके पास स्टेप अप मेथड भी है। एक ही बार आप तय कर लें, आप ये सेटअप कर दें, तो हर साल आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। अपने आप साल के अंत में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से बढ़ जाएगा। तो एक तो यह है कि थोड़ा सा आपको राशि को समय समय पर बढ़ाना होगा ताकि आप अचीव कर सकें अपने गोल को। दूसरी बात, स्कीम्स क्योंकि बहुत सारी हैं, तो मैं यहां पर थोड़ी सलाह दूंगा आपको कि आप थोड़ा सा इसमें पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए। यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके पास है, उसमें आप बने रहिए। मैं आपको अमाउंट बता देता हूं कि किसमें कितना करना है। उसमें आप 6,000 रुपया महीना कीजिए। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, उसके अंदर आप 5,000 रुपए कर दीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड जो कि इंटरनेशनल फंड है, उसमें भी आप कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें 5,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी रखिए। एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 रुपीज पर मंथ, और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड शायद आप टैक्स के हिसाब से कर रहे हैं, उसमें 3,000 कर रहे हैं, 3,000 ही रखिए, बढ़ाने की अगर जरूरत नहीं है तो अमाउंट बढ़ाइए मत। और साथ में एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड में आपको नया सुझाव दे रहा हूं ऐड करने के लिए, और वो होगा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी असेट एलोकेशन फंड। उसमें आप 5,000 रुपया महीना निवेश कीजिए। तो टोटल राशि जो आपकी 29,000 की है वही है। उसमें अभी फिलहाल बढ़ाने की बात मैंने नहीं कही है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फंड्स बंद होंगे तो उसका जो पैसा है उसको कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए मैंने हर स्कीम के सामने कितना कितना अमाउंट हो वो भी आपको बता दिया है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से अगर आप सलाह नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो हमारा शो जो है वो यूट्यूब पर भी जाता है, तो चैनल के यूट्यूब पर जाइएगा और अपनी सलाह आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस बीच मनोज यादव जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि विश्वजीत जी से सवाल पूछेंगे। नमस्कार मनोज जी, क्या हालचाल? जी नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। ओके सर, आपके पास एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस का ब्लू चिप, निपॉन फ्लेक्सी कैप, डीएसपी मिड कैप, सुंदरम का मेरे ख्याल से मल्टी कैप है आपके पास, और मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप। सर बहुत सारे फंड ले लिए। इसके बाद आपके पास और 2 फ्लेक्सी कैप हैं, एक स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप और हैं, एक लार्ज कैप और फ्रैंकलिन का इक्विटी एडवांटेज। सर कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये? 2006 से। इसमें से सर इसमें से आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपने फिलहाल जो राशि डाल रखी, ये आपने सब में अपनी करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाली हुई है ना? ये टोटल एक्युमुलेट किया हुआ है मैंने 2005 से इन्वेस्ट करते हुए। ये अभी तक ये कॉर्पस इन्वेस्टमेंट हो गया है, क्योंकि मैं कभी विड्रॉ नहीं करता रहा और वो इकट्ठा करता गया। बहुत बढ़िया सर। ओके, सो अभी आपका पर्पस क्या है इस पोर्टफोलियो में से? पर्पस सिर्फ यही है कि चूंकि इतना बहुत सारा हो गया तो जो लॉस है, बहुत सारे फंड जो हो गए, इसको कंसोलिडेट कैसे किया जाए। एक पर्पस सिर्फ ये 21 फंड है, 21 फंड से मैं 4-5 करना है तो कैसे, तो मेरा ये नुकसान ना हो जाए जो मैंने इतना इकट्ठा की, यूनिट्स इकट्ठा करी, पुराने फंड्स हैं, उनका नुकसान ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है। और जी जी जी, और साथ ही मुझे बताइए, अभी तो आपको कंसोलिडेट करने की सलाह हम दे देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको और कितना लंबा इसमें रुकना है? कितने साल तक आप निवेश जो कर रहे हैं वो बरकरार रखेंगे? अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कब तक इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होगा आपका? मेरा अभी 15 साल तक है कि मैंने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। मेरे पास केवल टर्म प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस है एक और जीवन आनंद LIC की है, जिसमें मेरे को 2025 में मैच्योर होगी, और मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। ठीक है, और 15 साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके ओके ओके, परफेक्ट। विश्वजीत जी, जी मेरे ख्याल से इनका पहला मकसद कि पोर्टफोलियो बहुत फैला हुआ है, और देखिए 2006 से ये निवेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मनोज जी दाद देनी पड़ेगी मुझे आपके पेशेंस की भी, क्योंकि आप खुद मानते भी हैं कि आपने विड्रॉ नहीं किया है पैसा, इनफैक्ट आपने अनुशासित तरीके से बस पैसे डाले ही हैं। तो अपने आप में आपने एक ऐसे इन्वेस्टर का उदाहरण हमारे सामने रखा है जो एसेट क्लास में बिलीव करता है, जो कि डिसिप्लिन तरीके से निवेश करने में बिलीव करता है। ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इसमें जो है आपने 21 फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए हैं, जो कि क्लियरली एक ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस है विश्वजीत जी। अब ऐसे में आपका मुनाफा तो बढ़ता नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है और बाद में पोर्टफोलियो को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मनोज जी को तो समझ में आ गया है, तमाम दर्शकों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसे में विश्वजीत जी कैसे कंसोलिडेट करें अपने पोर्टफोलियो को, कहाँ से निकलें और 15 साल इनको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है? जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन है और मैनेज करना और ट्रैक करना इतनी सारी स्कीम्स को बहुत मुश्किल हो जाता है, और मनोज जी खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। तो मैंने इनका जो पोर्टफोलियो देखा मनोज जी, उसमें दो खास बातें हैं। एक तो करीब करीब 40% करीब आपका जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो एक ही एएमसी में है। तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता, क्योंकि हालांकि एएमसी बहुत अच्छी है, टॉप लीडिंग एएमसी है, बट फिर भी एक कंसंट्रेशन रिस्क रहता है। हम कोशिश करते हैं कि अक्रॉस एएमसी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, कि अगर एक एएमसी में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क ना आए। दूसरा, आपका जो पोर्टफोलियो है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं, ज्यादातर फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप की तरफ झुकाव है, जो कि काफी मेजर कंपोनेंट है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो मैंने आपके जो 16-17 फंड्स देखे, उसमें से मैं 6-7 फंड्स के नाम आपको बताना चाहूंगा, जिसमें आप कोशिश करें कि सारा पोर्टफोलियो जो है इन्हीं 7 स्कीमों में निवेशित करें। कुछ छोटे छोटे फंड्स हैं जिसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, वहां से आप रिडीम कर सकते हैं। और रिडम्पशन के लिए भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि लास्ट 1 साल में आपने कुछ उसमें निवेश ना किया हो, ताकि आपको कोई एग्जिट लोड ना लगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एडवांटेज भी आपको मिल पाए। तो मैं 7 फंड्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये आपके ही पोर्टफोलियो में से है। सबसे पहले HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसमें आप बने रह सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी एक अच्छा फंड है। तो ये 2 फंड मैं HDFC के ले रहा हूँ, और एक HDFC टॉप 100 से बाहर निकलने का सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में आपका ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर है। इसके अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी में एक ऐड कर रहा हूँ मिड कैप, क्योंकि आपके पास थोड़े मिड कैप और स्मॉल कैप है, लेकिन उनमें अमाउंट जो है बहुत कम है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मिराई एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड आपका पोर्टफोलियो में है, इसमें बने रहें। और 2 स्मॉल कैप आपने ले रखे हैं, SBI स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये दोनों ही बहुत अच्छे स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना एक्सपोजर और इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी आपकी जो प्रोसीड्स हैं रिडम्पशन करके, वो आप इन्हीं 6-7 फंड्स में अगर निवेशित कर देंगे तो आप ट्रैक भी कर पाएंगे। और ये पोर्टफोलियो अक्रॉस एएमसीज डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस कैटेगरीज डाइवर्सिफाइड है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप आराम से मैनेज भी कर पाएंगे, और रिटर्न्स में भी कोई कमी नहीं आएगी, और रिस्क भी पूरा डाइवर्सिफाइड रहेगा। और मेरे हिसाब से अगले 15 साल में ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स भी देगा और कॉर्पस बना कर देगा। तो मनोज जी, मेरी यही सलाह रहेगी। आप मनोज जी, कोई सवाल पूछना है आपको? यहाँ बस यही एक मेरा वो रहता है कि जितने भी हमने SIP पे रोक दिया, अभी नया इन्वेस्टमेंट फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें जो ऐसा कंडीशन आती है कि मैंने किसी में 2 साल पहले रोक दी है, तो क्या उसी में रहने से भी बढ़ता रहता है, या फिर मुझे उसे किसी फंड में ट्रांसफर करना चाहिए? आपने रिडीम अभी तक नहीं किए हैं पंकज, विश्वजीत जी, निकाल लें या उनको अभी रहने दें जस के तस? मेरे हिसाब से उनको निकाल के ये 7 फंड का ही पोर्टफोलियो बनाएं और उसी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि आप ट्रैक भी कर पाएंगे। और ये पूरा, क्योंकि जो ओवरलैप है आपके पोर्टफोलियो में, उससे आप बच पाएंगे। तो रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप 4-5 फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं, आपने 3-4 लार्ज कैप रखे हैं, तो मेजरली आपने उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये आपको जो सलाह दी जा रही है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप अक्रॉस डाइवर्सिफाई कर लें, स्मॉल कैप में थोड़ा और इंक्रीज करें, थोड़ा सा मिड कैप में भी और इंक्रीज करें, क्योंकि 70-80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ है। तो इसको डाइवर्सिफाई कर लें, और वहां से जिनमें 1 साल हो चुका है वहां से आप रिडीम कर सकते हैं और इन्हीं फंड्स में निवेश कर सकते हैं। विश्वजीत जी, अभी तो मार्केट हाई पर है, तो ऐसे में रिडीम करने को लेकर क्या कोई टाइमिंग का पेच? देखिए कविता जी, रिडीम हम इक्विटी से इक्विटी में ही जा रहे हैं। हम कोई रिडीम करके किसी और फंड में नहीं जा रहे हैं, किसी और उसको निकाल के रख नहीं रहे हैं। तो अगर आप इक्विटी से इक्विटी में ही चेंज हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट का। और मेरे हिसाब से जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट के हिसाब से ही डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट मनोज जी। हम आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
पंकज जी बताएं, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? ऐसा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोज रोज अपने इन्वेस्टमेंट को देखना तो सही नहीं है, लेकिन पीरियोडिकली आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, समय समय पर देखना चाहिए। और क्योंकि समय के साथ जो असेट क्लासेस हैं उनकी परफॉर्मेंस बदलती रहती है, तो ये देखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपके गोल के साथ अलाइंड है, और जरूरत पड़ने पर आप पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी करें। तो रिव्यू करना और रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो को समय समय पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वजीत जी, आपका गुरु मंत्र आज का? जी कविता जी, मैं आज की खबर देख रहा था, जो आंकड़े आए हैं, बहुत सारे निवेशक जो हैं स्मॉल कैप की तरफ काफी आकर्षित हो गए हैं, वो रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं। तो मेरा उनको यही सलाह रहेगी कि आप अपना पोर्टफोलियो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डाइवर्सिफाइड डिफरेंट मार्केट कैप्स के तरीके से निवेश करें। ये नहीं कि स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न आ रही है तो स्मॉल कैप की तरफ लार्ज कैप से निकल के स्मॉल कैप में चले जाएं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 50-60% लार्ज कैप होना ही चाहिए। स्मॉल कैप की रिटर्न्स को देख के बिल्कुल सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट कर दें, ऐसा ठीक नहीं है। तो उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखें, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आती है। राइट, चलिए, तो ये हमारे दोनों पैनलिस्टों के आज के गुरु मंत्र, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इसी के साथ समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाई। लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर छोड़े जा रही हूँ। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप सीधा हम तक पहुँच सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, अगर आपको टैक्स को लेकर कोई दुविधा है, हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। ईटिंग ऑफ प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और हमारे शोज वहाँ अपलोड होते हैं। शो भी देख सकते हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और आपके सवालों को हम एक एक करके शो में शामिल करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।